हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर रहे होंगे। क्योंकि 11th में अगर 11th का आप अच्छी तरह स्टडी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो 12th में जब आप जाते हैं तो बैकलॉग हो जाता है, वो करना काफी मुश्किल पड़ता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि बोर्ड्स में जो अगले साल आप देंगे और बहुत अच्छे नंबर लाने की आपकी चाहत है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की भी चाहत है कि जेई में सिलेक्शन हो जाए, नीट में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आप इसको अच्छी तरह पढ़िए इन चैप्टर्स को। तो आपको मैं सपोर्ट कर पाऊं बेहतर ढंग से, इसलिए मैं वन शॉट की वीडियो लेके आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके पहले का चैप्टर मैंने बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आइए बात को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज ये चैप्टर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन शॉट वीडियो फॉर यू, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। कई बच्चों का ऐसा रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर उनको पीडीएफ भी मिल जाए तो काफी आसानी होती है। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ाई में सहूलियत मिल जाएगी या आप नोट्स बना पाएंगे। और कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है। यहां पर आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाके देखें। कई ऐसे मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपकी 11th क्लास की पढ़ाई को काफी अच्छा कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बात स्टार्ट कर लेते हैं, आज के वीडियो की शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वन शॉट वीडियो, जो कि है चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और सारी बातें इसमें करेंगे। आप जैसा पढ़ाई करते हैं उसमें एक फिजिक्स की ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जिसमें हम बॉडी के स्टडी ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच होती है फिजिक्स की, इसकी 3 सब ब्रांचेस होती हैं। एक स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि तीनों ब्रांचेस में किन किन चीजों की स्टडी होती है, जिससे बातों को क्लैरिटी से आगे बढ़ा सकें। बात करें स्टैटिक्स में, तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है या इक्विलिब्रियम में होती है, उस समय जब हम उसका स्टडी करते हैं तो स्टैटिक्स के अंदर आता है। इसमें टाइम का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा बॉडी रुकी है या इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात हम करते हैं काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर ये चैप्टर भी आता है। इसके अंदर उसके हम मोशन के पैरामीटर की स्टडी करते हैं विथआउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। किस कारण से वो मोशन हो रहा है उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते कि कौन सा फोर्स लग गया है जिससे मोशन हो रहा है। हमें फोर्स से मतलब नहीं है, जो मोशन हो रहा है उसकी कुछ देर बाद वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इसकी बातचीत की जाती है। तो ये काइनेमैटिक्स में होता है। जब हम डायनामिक्स में आते हैं तो डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो न्यूटन ने बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले किया है, और फोर्स वगैरह की जो सारी बातें की हैं वो आ जाती है आपकी किसमें, डायनामिक्स के अंदर, जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड करके सारी बातें करते हैं कि भाई इस मोशन का कारण क्या है। तो ये 3 ब्रांचेस हो गई मैकेनिक्स की। अब इसके आगे की बात, शुरुआत होती है रेस्ट और मोशन में। तो किसी भी बॉडी को रेस्ट पर आप कब बोलते हैं, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम बदल रहा हो और बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो। जैसे मुझसे अगर इतनी दूर ये कैमरा रखा हुआ है जहां पे रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी भी है, और 10 सेकंड बाद और 10 मिनट बाद भी ये कैमरा यही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कि मोशन है। जैसे आप लैपटॉप पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हो, एक ही जगह मोबाइल आपने रखा हुआ है, तो वो अभी भी आपके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, और 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद भी वही मिलेगा वो। तो ये रेस्ट पर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर बॉडी की पोजीशन बदल जाती है, जैसे ये पेन यहां पर है और ये ऐसे चला गया, तो उसकी पोजीशन बदल गई मेरे रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मोशन में है। इतनी सी बात है। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, जैसे किताबें आपकी टेबल पे पड़ी रहती हैं तो रेस्ट पर हैं। और ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, और ट्रेन, बस, कार, स्कूटी आपकी चल रही है, तो ये मोशन में है। सिंपल सी बात है। अब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। देखिए ये रिलेटिव टर्म्स इसलिए होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप समझे एक बस है, बस में 2 दोस्त बैठे हुए हैं, ये देखिए बस में 2 दोस्त बैठे हैं और एक उसका दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जब ये बस आगे जा रही है तो सी क्या बोलेगा कि मेरा दोस्त ए आगे जा रहा है, क्योंकि बस चल रही है। लेकिन
ये ए का जो बी दोस्त है जो इसके बस में ही सवार है, वो क्या बोलेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है, मेरी बगल वाली सीट में बैठा है, अब भी बैठा है और आधे घंटे बाद भी यही मिलेगा। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है और इसकी रेस्पेक्ट में ये मोशन पर है। इसलिए बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन कैसे होते हैं, रिलेटिव टर्म। जो बंदा जहां से उसको देख रहा है वहां से वो बताता है, तो रिलेटिव टर्म होते हैं। और अभी इसी बात को हम लेकर स्टडी कर लेंगे रेफरेंस फ्रेम की, अभी आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसका रेफरेंस फ्रेम ये ऑब्जर्वर है, तो यहां से देख रहा है तो एक अलग रेफरेंस फ्रेम है, और ये अगर यहां से देख रहा है तो उसका रेफरेंस फ्रेम अलग है। कुल मिला के यहां इस स्लाइड की बात करें तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं, जैसा कि आप समझ पाए होंगे। दोनों के लिए बातचीत अलग अलग हो गई। अब एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नहीं पाए जाते, क्योंकि मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं तो आप कह देंगे हम रेस्ट पर हैं, लेकिन जिस घर में बैठे हैं वो धरती के ऊपर है और धरती खुद ही घूम रही है, तो आप रेस्ट में कैसे हैं? वो तो रूम आपका जो है वो धरती पर है, धरती घूम रही है। कोई कहते हैं हम धरती पर हैं, कहीं पर है, रेस्ट पर है। भाई धरती सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज जो है अपनी गैलेक्सीज में कुछ और मोशन करता है, फिर वो कई सारे और चीजें मिल जाती हैं, वो और मोशन करती हैं। तो ये पता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। हम जब भी बात करते हैं रिलेटिव टर्म में बात करते हैं, जब भी बात करेंगे तो रिलेटिव। और कई बार चीजों को सरल रखने के लिए जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं उसको रेस्ट मान लेते हैं, वहां से हम बातचीत शुरू कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट का कोई मतलब बन नहीं पाता, क्योंकि हमको जानकारी इसकी नहीं पड़ती। अब टाइप्स ऑफ मोशन भी जान लीजिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जैसे फर्क कर पाए पूरी फिजिक्स की स्टडी में। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि कोई पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट मास चल रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है, या पॉइंट मास मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, तो वहां पॉइंट मास नहीं रह जाता, एक बॉडी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक कार है और कार आपकी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो कार के डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगे वो सब पैरेलली मूव करेंगे एक दूसरे के। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये आगे बढ़ेगा, दोनों पैरेलल मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर पॉइंट मास का जिक्र किया जाए तो हम कहेंगे क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में दोनों ही मोशन हैं, बात समझ गए होंगे, काफी बेहतर बात हो जाती है। आगे बात करें सर्कुलर मोशन की और रोटेटरी मोशन की, तो ये बात यहां भी लागू होती है। कोई पॉइंट मास अगर आप ले लें और किसी सेंटर के हिसाब से अगर ये सर्कुलर मोशन लगा रहा है पॉइंट मास, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर कोई बॉडी है, जैसे पंखा चलता है, तो इसको सर्कुलर मोशन नहीं बोलते, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। क्योंकि जो बॉडी होगी, मान लीजिए ऐसे आपने एक रॉड पकड़ ली, इस रॉड को आप घुमाने लगे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इस रॉड के डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट पॉइंट्स वो सारे सर्कुलर मोशन करेंगे। तो सर्कुलर मोशन तो सारे कर रहे हैं, लेकिन इस मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। और ये सारों का जो सर्कुलर मोशन होता है इस बॉडी का, उनका सेंटर एक ही होता है। या कह लीजिए जो बॉडी है उन सबका, जिसका जो सर्किल बना रहे होते हैं, ये इन सबका सर्किल, उनके सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। कभी कभी 3D फिगर होता है, ये तो मैंने प्लेन दिखा दिया आपको, चपटा हुआ प्लेन शीट। मान लीजिए कोई बॉडी है, पत्थर है समझ लीजिए, और पत्थर को ऐसे घुमाने लगे, तो वहां पर सबका सर्किल का सेंटर अलग हो जाएगा, लेकिन उन सेंटर को मिलाओगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिस एक्सिस के अलोंग कोई चीज घूम रही है। जैसे मैं यहां आपको समझाने के लिए बताऊं, ये सिलेंडर ले लूं और अभी इसमें घुसेड़ तो नहीं पाऊंगा, ये सिलेंडर में मान लीजिए घुसेड़ दूं इसके एक्सिस में बीच में, और ऐसे सिलेंडर घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो किसके अलोंग घूम रहा है, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ऐसे ऐसे सिलेंडर।
इसे एक्सिस बोलते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग चीजें घूम रही होती हैं। तो जो भी पार्टिकल है उन सबका जो सेंटर अलग अलग पार्टिकल का आ रहा है, सबको मिला दिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा आगे जब चैप्टर 6-7 पढ़ेंगे नंबर, तो वहां ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये जो रोटेशन है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, क्योंकि एक बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन काफी अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैंने सिलेंडर ऐसे घुमाया था, कोई ऐसे भी घुमा सकता है। भाई एक तो मैंने ऐसे घुमाया सिलेंडर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ऐसे आ गई। कोई सिलेंडर को ऐसे पकड़कर आपको ऐसे भी घुमा सकता है, भाई कोई मनाही तोड़ी है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आ जाएगी। और भी 75 तरीके हैं जिससे घुमाया जा सकता है। कहने का मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आप समझ पाए होंगे। आगे लेके चलते हैं। अगला हो जाता है ऑक्सिलेटरी मोशन। जब हम किसी बॉडी को लेते हैं और वो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, यानी आगे पीछे, ऐसे मान लीजिए ये आगे पीछे या ऐसे ऐसे मोशन कर रही है, तो उसको बोलते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन। तब आप बोलते हैं कि ये एक ऐसा मोशन है, ये ऑक्सिलेटरी मोशन है। और ऑक्सिलेटरी मोशन का जब एम्पलीट्यूड काफी कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ा देते हैं, तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। जैसे कि स्केल को ले लीजिए, आपके पास होगी, उसको टेबल पे लगा के ऐसे छोड़ी तो भर्र ऐसे घूमती है, तो इस समय ये क्या मोशन हुआ? वाइब्रेटरी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट हाई। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होती, धीरे धीरे चलता ऐसे ऐसे, तो क्या बोल देते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन है। जैसे पेंडुलम मोशन करता है, तो इसको वाइब्रेटरी मोशन ना करके हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन कह देते हैं। बातों को आप पकड़ पाए होंगे, आपको समझाने के लिए थोड़ा नाटक जरूरी है। अब आगे की बात करते हैं पॉइंट मास की। तो पॉइंट मास फिजिक्स में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, उसका पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका कोई रेडियस है या बॉडी का जो शेप है, फिगर है, साइज है, अगर हमारा डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रही है, इस डिस्टेंस से इसका काफी ज्यादा कम है, रेडियस या साइज, तो हम बोलते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये रिलेटिव टर्म होता है। जैसे हमारी धरती भी जब सूरज का चक्कर लगाती है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट डील कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं निकालना। फिजिक्स, पूरी फिजिक्स में देखेंगे तो सभी चीज रिलेटिव चलती हैं। कोई किससे कितना छोटा है, उससे हम उसका हालात पता कर लेते हैं। इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का भी जिक्र किया जाता है, जो पहले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, जब किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप पहले वाले वन शॉट को देख सकते हैं, जहां पर मैंने इसका जिक्र किया है। खैर, तो अब बातों को आगे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा? अर्थ, जो मैंने बोला सन का मोशन कर रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। ये देखिए लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच्ड टू ए ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विथ हिम। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो मुश्किल थोड़ी होती है। ऐसा समझ लीजिए, जो ऑब्जर्वर है, मान लीजिए किसी के मोशन को, ये बस के मोशन को विजुलाइज कर रहा है, बस आगे जा रही है, ये एक कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस इससे अटैच कर देते हैं। यानी इसको ओरिजिन ले लो, फिर आप जो चाहे एक्स वाई जेड जो भी बनाना है आप बना दो। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर, एंड इस ऑब्जर्वर के पास घड़ी भी है। ये घड़ी का सिंबल दिखा देता हूं, पता नहीं ऐसी होती है कि नहीं घड़ी, ऐसे कांटा तो होता नहीं, बीच में होता है। तो ये घड़ी, कुछ घड़ी की कहानी, इसके पास घड़ी भी है, यानी ये टाइम का मेजरमेंट भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एन ऑब्जर्वर, जिससे हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड को अटैच कर देंगे ओरिजिन के साथ, और इसके पास घड़ी है। तो जब ये इस मोशन को बताएगा तो इसके मोशन का आपको पोजीशन बता देगा, इस पोजीशन बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत कुछ बता देगा। तो इसी को हम बोलेंगे कि ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, जैसा यहां पर मैंने मेंशन किया है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब जहां पर आप खड़े हैं, जो ऑब्जर्वर है,
वो या तो जिस पोजीशन पे खड़ा है वो रेस्ट पर हो, मैं एब्सोल्यूट रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे धरती पे खड़े हैं तो रेस्ट पे मान लीजिए आप, या फिर जिस चीज में आप हैं वो चल अगर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। मान लीजिए बस में बैठे हैं, बस चल रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो बॉडी रेस्ट, या तो फ्रेम पर जिस पे आप हैं वो रेस्ट पे रहे, या अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो रहे। इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, जो न्यूटन्स के आप लगाते हैं फिजिकल टू एमए वगैरह सब वैलिड होंगे। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, जहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन में आप आ गए, आप एक बस में बैठे हैं, बस के ड्राइवर स्पीड को बढ़ाए जा रहे हैं या एकदम से ब्रेक उन्होंने मार दी, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का मतलब डी एक्सेलरेशन भी पकड़ा जाता है, दोनों एक दूसरे के मामला एक है, अपोजिट है बस। तो रिटार्डेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस समय न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं होते हैं। फॉलो कराने के लिए हम सूडो फोर्स का सहारा लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक, सेंट्रीपिटल फोर्स सुना है, फिर सेंट्रीफ्यूगल सुना है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स है। और ये तब पिक्चर में आता है जब हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाए, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि आपके भविष्य के लिए कि काफी अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक आप बस के अंदर बैठे हैं और बस यहां पर चल रही है जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मार दी सपोज करिए। तो जब ड्राइवर साहब ब्रेक मार देंगे तो एक मान लीजिए बक्सा या संदूक यहां पड़ा हुआ है, जब ब्रेक मार देते हैं तो ये संदूक खटाक से आगे खिसक जाता है। आप भी बैठे होंगे, ब्रेक पड़ी नहीं, सट से आगे खिसक गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये संदूक था, मैं तो यही हूं, ये तो सड़क के आगे चला गया। तो ये सड़क के आगे कैसे चला गया ब्रेक लगाने पर? कोई भूत, कोई घोस्ट आदमी ने धक्का मार दिया क्या? इस समय जब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो F इज इक्वल टू ma फॉलो नहीं हो रहा है। देख पा रहे हैं ना, फोर्स है ही नहीं और बॉडी आगे चली गई, एक्सेलरेशन में आ गई या ये खसक गई आगे। तो यहां पर हम लोग न्यूटन के लॉ को लगाने के लिए कि हम लगा ले जाएं, एक सूडो फोर्स कंसीडर करते हैं। वो सूडो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसकी विपरीत दिशा में लगा दिया जाता है। यानी अगर ये बॉडी में रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लग रहा था, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन था, उल्टी दिशा में ना बॉडी आगे जा रही है, रिटार्डेशन में उल्टा लगता है, निगेटिव होता है। तो हम एक फोर्स इसके ऊपर लगा देते हैं इसकी विपरीत दिशा में, ये सूडो फोर्स हो गया। इस समय ध्यान से समझना, ये आपको सूडो फोर्स, ये है नहीं लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं। अब इसको F इक्वल टू ma करके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। यही चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होती है कि कोई भी चीज आप घुमा रहे हैं, अगर इस बात को थोड़ा मैं खींच रहा हूं जो भविष्य के लिए आपके अच्छा रहेगा, और कोई बंदा यहां बैठ जाए तो उसको लगता है वो फेंका रहा है बाहर। क्यों? क्योंकि इस समय जब ये बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन में है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ आता है। लेकिन अगर आप जमीन पे खड़े हो गए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं कंसीडर करते हैं, वो एक सूडो फोर्स है। बात पकड़ में आ रही है? यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? जहां पर या तो जहां पर आप खड़े हैं वो रेस्ट पे रहे या एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। मैं यहां लिख देता हूं, ये मैंने काफी काम की बात बताई, पहली बार सुन रहे होंगे। या तो ये रेस्ट पे रहे या एक्सेलरेशन जीरो रहे। इसके लिए यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो ना होने का मतलब या तो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड, इसमें नहीं वैलिड। अगर इसमें वैलिड कराना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जिधर है उसकी विपरीत दिशा में F कंसीडर करके, जो मैंने बताया। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आगे के चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाए और मजा आए, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके कोर्स में है तो पढ़ना तो है ही। ठीक, आप ये बात समझ गए होंगे। एक कदम और आगे लेके चलते हैं। यहां की बातचीत कर ली थी, एक कदम और आगे तो यहां मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। तो देखिए 1 डायमेंशन मोशन क्या है? जब भी मोशन हो रहा हो इसमें x y z के किसी एक कोऑर्डिनेट से हम उसको बता सकें।
हम जब भी बता देंगे कि एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स बदल रहा हो या वाई बदल रहा हो या जेड बदल रहा हो, तो हम कह देंगे ये मोशन कैसा है, वन डायमेंशन मोशन है। तो ऐसे मोशन को, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी जैसे ऊपर से टपकती है नीचे फ्री फॉल करती है, तो ये क्या होता है, वन डायमेंशन, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है कह लीजिए, केवल वाई में, एक्स में नहीं, जेड में नहीं, तो ये वन डायमेंशन मोशन आ गए। टू डायमेंशन का जिक्र करोगे बेटा, तो टू डायमेंशन जैसे दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हो, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। जैसे कि आपकी कार चलती है रोड के ऊपर, तो दो कोऑर्डिनेट, क्योंकि उछलती तो है नहीं नॉर्मल कंडीशन में, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आप कार के चलने को बता सकते हैं, और ये टू डायमेंशन मोशन है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगली बात करें थ्री डायमेंशन मोशन की, तो जैसे बर्ड, चिड़िया जैसे उड़ती हैं, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस उनके बदलते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और हाइट वाइट भी बढ़ाती घटाती जाती हैं। तो ये जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, वहां पर ये मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ये थ्री डायमेंशन मोशन हो गया। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी आगे मूव करती है, तो हर जगह टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो इसी पोजीशन को विथ टाइम हम लिखने की चेष्टा करते हैं, यही बताता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसे x इज इक्वल टू एफ टी के फंक्शन में लिख देते हैं, यानी किसी टाइम t1 पर ये x कहां था, किसी टाइम t2 पर x कहां था। तो पोजीशन और x की हम कैलकुलेशन करते रहते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, और इसी से कई और पैरामीटर निकालते हैं जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बात आप समझे होंगे। बात कर लेते हैं डिस्टेंस की या पाथ लेंथ की। अब ये सारी बातें बहुत आसान है, समझ रहे होंगे, लेकिन इस लेक्चर में आपको वैल्यू एडिशन पक्का मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ की बात करें, मान लीजिए कोई बॉडी है जो ए से बी जाती है, तो ए से पहले सी गई और फिर सी से बी गई, तो एक्चुअल लेंथ क्या हुई उसके चलने की, या पाथ कवर्ड क्या हुआ, ए सी प्लस सी बी। ये इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल पाथ जो आप चले हैं उसी को बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड। ये बात यहां लिखी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन बेटा नहीं होता, और एसआई यूनिट इसकी मीटर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी, घटती नहीं है, क्योंकि घर से अगर निकलेंगे 4 कदम भी चलेंगे तो ऐड ही होगा एक्चुअल पाथ में। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ये आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होगी या ये शून्य होगी कि चले ही नहीं हैं आप, ठीक। तो ये डिस्टेंस का मामला। अब अगली बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एक्चुअल पाथ ट्रेवल से कोई मामला नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहां से देखिए, अगर आप ए से सी गए थे और सी से बी गए थे, तो ए सी प्लस सी बी था डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए बी, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन से इसका लेना देना होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, समझ गए होंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्ट करती हुई है, इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन। कहीं से घूम के आए हो उससे मतलब ही नहीं है, इनिशियल फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, दिस कैन बी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो। एसआई यूनिट इसकी भी बेटा मीटर ही है। अब वेलोसिटी का जिक्र करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन m की पावर 0 L1 t माइनस 1, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज ए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कई प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की बेसिकली हमारे लिए। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with uniform velocity which covers equal displacements in equal time intervals।
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, चाहे कितना भी टाइम इंटरवल छोटा क्यों ना हो। तो इसे बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहे सेम टाइम इंटरवल के लिए। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बदल जाए। तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट एक है तो यूनिफॉर्म, और सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये बात आ जाती है वी एवरेज। इस तरीके से इसको दिखाते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के नाम से इसको लिख देते हैं हम लोग। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इस एवरेज वेलोसिटी से हमको ये तो अंदाजा हो जाता है कि कोई भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है कि कम, लेकिन किस क्षण कितनी वेलोसिटी है, किस पल कितनी वेलोसिटी है, ये पता नहीं चलता। एक एवरेज मिलता है हमको ना, तो वो पता चले कि किस क्षण कितनी वेलोसिटी है, उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पिक्चर में आती है, और उसको आप लिखते हैं इस तरीके से। यहां पर देखिए जो टाइम, देखिए एवरेज लिखते थे ना ऐसे, तो एवरेज के लिए आप लिमिटिंग प्रोसेस यूज करते हैं, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं। तो यहां लिमिट लिख देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये dx अपॉन dt में तब्दील हो जाती है, यानी इंस्टेंट वेलोसिटी। कहने का सिंपल मतलब है, पहले एवरेज ले रहे थे इतने के बीच में कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और t1 t2 का डिफरेंस, अब हम लेने लगे तो t1 t2 जो डेल्टा टी था उसको हमने पिच्चू कर दिया, एकदम पास ले आए यहां पर, तो उस क्षण का मामला निकल आएगा। अब ये जो बनाया है इतना पास भी नहीं होता, इससे भी ज्यादा पास होता है। केवल इमेजिनेशन में सोच सकते हैं आप बना नहीं सकते इस फिगर को, इसीलिए वो क्षण बोलते हैं कि उस पॉइंट पर कब, जब एक टाइम और दूसरे टाइम के बीच में लगभग जीरो जैसी बात हो, बस अगला स्टेप तो वो क्षण हो जाएगा। तो ये आप याद रखें, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जहां डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा dx अपॉन dt का। ये बात आप पकड़ पाए होंगे, और लिमिटिंग प्रोसेस यहां पर यूज किया जाएगा। एक सवाल है एनसीईआरटी में, उसको हम परफॉर्म कर लेंगे या कर लेंगे। तो या एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल वगैरह है वो आपके एग्जाम में खूब पूछ लिए जाते हैं, और सवाल भी, तो उसकी तैयारी जरूर रखिएगा। The position of an object moving along x-axis is given by this one. ये देखिए x is equal to a plus bt square, ये यहां पर पोजीशन बता दी है, where a is equal to 8.5, b is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट्स दे दिए हैं, एंड इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है साहब, what is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड। हमें मालूम है ये पोजीशन है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहूंगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगी बेटा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया आपने, आपने बेसिक डिफरेंशिएशन जरूर सीखा होगा, मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा रहा हूं जैसे आपको तकलीफ ना हो। यहां पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और जो कांस्टेंट अंदर होता है वो बाहर चला आता है, तो d अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। जीरो छोड़ दीजिए, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t। ये फॉर्मूला आप याद करके रख लीजिए, और याद किया होगा आपने, अगर कहीं एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की पावर n होता है, तो n x n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, उम्मीद है आपको मालूम होगा। तो अगर कहीं पर आपने लिख दिया है डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, तो ये 2 यहां आ गया, और ये 2 माइनस 1 घटा, नीचे 2 माइनस 1 घटा, तो ये 2 और t बन के रह गया। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी b इंटू 2t। अब वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं t बराबर 0 पर, पहले ऐसे लिख देते हैं t बराबर 0। तो यहां पर t की जगह आप 0 रख दीजिए, तो आंसर कितना आ गया बेटा 0। t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 मिलेगी। फिर आप वेलोसिटी, इसको ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर 2 सेकेंड था शायद, तो b2 इंटू 2 4b, b की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 4 इंटू 2.5
विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी ये आंसर आ रहे हैं, ये आंसर ये दो इसकी वेलोसिटी निकल आई जो इन्होंने पूछा था। आगे भी कुछ पूछा है, उसको भी देखेंगे। लिखा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां लिख देते हैं, हमारी एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसके लिए चाहिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 सेकंड पर कितना था, यानी x2 x t बराबर 2 सेकंड पर। तो यहां पर आप t की जगह 2 सेकंड रख देंगे, तो a प्लस b और 2 रखा तो आ गया 4, a प्लस 4b। a की वैल्यू कितनी थी 8.5, 4 इंटू 2.5, तो ये हो गया 10 और ये हो गया कितना हो गया बेटा, ये 18.5 के आसपास। चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने चलिए निकाल दिया है। तो ये 10 आ गया और 18.5 हो गया। फिर आप x निकलिए t बराबर, जहां तक 4 सेकंड का जिक्र था, 4 सेकंड, तो a लिखा प्लस b 4 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू थी 8.5, चेक कर लीजिए जी, और b की वैल्यू थी 16 इंटू बी, 2 4, ठीक है। तो 16 इंटू 2.5, तो 16 दुनानी 32 और 8 40, ये 48.5। अब देखिए यहां पर जो निकालने चले हैं एवरेज वेलोसिटी, इसमें x t बराबर 4 ले लीजिए, इस पे कितनी पोजीशन थी और t बराबर 2 पे फाइनल इनिशियल पोजीशन, और टाइम का डिफरेंस t2 माइनस t1। तो वैल्यू कितनी आ गई, t बराबर 4 पे थी 48.5 और t बराबर 2 पे थी 18.5। यहां पे 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो ये ऊपर से वैल्यू आ गई 30 और नीचे आ गया 2, तो वैल्यू हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। अगली बातचीत हम लोग करेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल देने जैसी बात बनती है, तो अच्छे से नोट करिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऐसे सवाल शायद लगा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हट जाता हूं, जैसे आप इसको पॉज करके इसका नोट्स बना सकिए अच्छे से और आगे बढ़ सके। खैर, तो इसको और थोड़ा ले जाते हैं, यहां तक पूरी बात आप सीख पाए होंगे। ठीक है, इसको एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर पाए होंगे आप, और आपके ध्यान में भी ये बातें आ गई होंगी। तो अगली बातचीत हम लोग करते हैं बेटा। इसमें देखिए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इफ इट बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, और टाइम इंटरवल छोटा बड़ा कुछ भी हो, और इन द सेम फिक्स डायरेक्शन। तो सेम फिक्स डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर की जा रही हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब कुछ इसकी खास बातें होती हैं जो हमको ध्यान में रख लेनी चाहिए, जैसे द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। यानी जहां से आप इसको देख रहे हैं उससे इसका कोई वास्ता नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो डिफरेंस निकालो चाहे पास से चाहे दूर से, बात तो वही आएगी। तो द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल, क्योंकि हमें t2 माइनस t1 लेना है। तो घड़ी की सुई आप t1 से शुरू किए हुए हैं कि 2 बजे रात से शुरू किए, इससे क्या फर्क पड़ता है, समय का डिफरेंस वो बीच के अगर 1 घंटे हैं तो किसी भी समय से निकालिए 1 घंटे का ही डिफरेंस आएगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई एक ही लाइन में आप चल रहे हैं, तो अगर ए से बी पहुंचे हैं तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
किस कहानी में आप बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म मोशन जब हो रहा है, स्टेट यानी कि डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं, तो अगर डायरेक्शन बदल देंगे तब चीजें बदल जाएंगी। यहां पे डायरेक्शन नहीं बदला गया है। और कुछ पॉइंट, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन। ये कन्वेंशन टाइप माना है, ये अगर ओरिजिन है, आप अगर इसके पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेना, और अगर इस तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेना। ये वेलोसिटी लेने की बात बता दी है कि द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, एंड नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये कहानी क्या हो गई? लेफ्ट राइट की बात। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं होता है, एक्सेलेरेशन जीरो होता है, तो F इक्वल टू ma से निकालने जाएंगे और आप एक्सेलेरेशन को जीरो रख रहे हैं तो कितना फोर्स रिक्वायर होगा? जीरो। तो ये ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन में जहां पर एक्सेलेरेशन नहीं है, जीरो है, उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स की, कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी क्षण की जो वेलोसिटी है वो उसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है सब समय पर, क्योंकि वो हर समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। तो ये बात भी हमारी समझ में आ गई होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हम लोग अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इतनी सी बात है। जैसे कि आप घर से स्कूटी लेके निकलते हैं, पहले थोड़ी सी धीरे धीरे तेज करते हैं, फिर थोड़ा एक रफ्तार मेंटेन हो जाती है, फिर कहीं जाके धीरे करके रोक देते हैं, तो वो कहानी क्या रही? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं बेटा। अब एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये आपको पता है, फिर भी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और m0 l1 t-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये एक्सेलेरेशन की कहानी आप पकड़ के रखें। कुछ पॉइंट्स एक्सेलेरेशन के लिए, जैसे एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है एक्सेलेरेशन। If the acceleration is acting in the direction of motion of a body, that is velocity of a body is increasing. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी उस समय बढ़ती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी या मोशन मूव कर रहा है बॉडी, उसके विपरीत एक्सेलेरेशन लगा देंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर एक्सेलेरेशन लगेगा ही नहीं तो वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अपोजिट लगाओगे तो बॉडी का वेलोसिटी घटेगा, और इफ द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलेरेशन, देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो ये एक्सेलेरेशन की बात हो गई। अगर एक्सेलेरेशन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है मोशन की, पॉजिटिव, अपोजिट, नेगेटिव, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन शून्य। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, वही जो बातें उन्होंने वेलोसिटी में देखी थी। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रहे तो ये एक्सेलेरेशन है। सेम ना रहे तो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है, बदलता हुआ एक्सेलेरेशन है, तो इसे वेरिएबल एक्सेलेरेशन बोल दोगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हो गई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। बेटा इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन में क्या रहा? जैसे हमने वेलोसिटी में देखा था,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये डीवी अपॉन डी टी हो गया। तो ए का मतलब होता है, देखिए, डीवी अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ये इसका मीनिंग है। और आप देखिए v को क्या लिख सकते हो, dx अपॉन डी टी, पीछे हमने सीखा है। तो ये दो बार अगर डिफरेंशिएट कर दोगे आप पोजीशन को, तो आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे पोजीशन वेक्टर को या पोजीशन को, तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको ए मिल जाएगा। इस तरीके से इसकी भी बात आप पकड़ सकते हैं और ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ ग्राफ हैं आपके सामने। जैसे कि पहला ग्राफ है, ये एक्स टी ग्राफ है, जिसे आप पोजीशन टाइम ग्राफ बोल रहे हैं। पोजीशन, यहां जब भी ग्राफ का जिक्र करें हमेशा यह ध्यान रखिएगा इन दोनों एक्सेस पर क्या प्लॉट किया गया है, इससे पूरा रूप रंग बदल जाता है ग्राफ का। तो यहां पर क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा इस तरीके से। अगर हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में ये घटता हुआ ग्राफ है तो यहां पर एक्सेलेरेशन निगेटिव आ जाएगा। और अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी फिर क्या हो गई, dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है v कॉन्स्टेंट। v कॉन्स्टेंट होने का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो। तो यहां पर आपको एक्सेलेरेशन जीरो मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन एक्सेलेरेशन जीरो, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। और ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिए गए हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ ग्राफ और देखिए, अब पीछे था पोजीशन टाइम ग्राफ और यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये देखिए इधर वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और है जो यहां पे मैंने मेंशन भी की है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जब भी निकालते हैं तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ये आपको क्या दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ की बात करें क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी में चल रहा है, तो बॉडी वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग। ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विथ ए पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। ये क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट प्लस हैं, बढ़ते हुए दिख रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन कहां से पहचानते हैं, इस तरह से पहचान रहे हैं कि ये एक्स पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी वाला कार्यक्रम, और साथ में इसका एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन निगेटिव एक्सेलेरेशन है, इसका देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है, स्लोप निगेटिव आ रहा है। तो यहां पर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन बट निगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन तो है लेकिन निगेटिव एक्सेलेरेशन है। यहां देखिए, यहां पर आपका निगेटिव डायरेक्शन है और निगेटिव एक्सेलेरेशन है। निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव एक्सेलेरेशन, ये तीसरा नंबर का पॉइंट, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव एक्सेलेरेशन। नंबर चौथे की बात करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है यहां से लेकर T1 तक, और T1 के बाद निगेटिव एक्सेलेरेशन दिख रहा है आपको। टिल T1 तक पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव एक्सेलेरेशन, और T1 के बाद निगेटिव डायरेक्शन और निगेटिव एक्सेलेरेशन, ये इसका मीनिंग है। और कहीं भी आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी इसके एरिया अंडर द कर्व से निकाली जा सकती है। अगली चर्चा को बढ़ाते हैं। नोट क्या है, दैट द XT, VT एंड AT ग्राफ शोन इन द सेवरल फिगर्स इन दिस चैप्टर हैव शार्प किंग्स। ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि कभी कभी जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो XT बना रहे हैं, तो ये ग्राफ जा रहा है, बीच में मान लो ये किंग कर गया, छोड़ दिया इसने। तो जहां पर छोड़ देता है वो अचानक से इस कोई भी चीज नहीं घटित हो सकती है। तो फिजिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है भाई। एक किसी की पोजीशन है तो खट से खत्म हो जाए, वेलोसिटी है तो खट से जीरो हो जाए,
ये संभावनाएं नहीं बनती है। ये दिखाने का मतलब है कि एब्रप्टली ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट ये एकदम झटके से बंद नहीं होता, जबकि फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां फंक्शन ही नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिजिकल इसका कुछ मीनिंग नहीं है। फिजिकली जब भी होगा हमारा कर्व स्मूथ होता है, वेलोसिटी घट रही है तो धीरे धीरे घट जाएगी, तेजी से घट जाएगी, लेकिन फक धड़ से पता लगा जीरो हो जाए, एक झटके में बहुत तेज जा रही फट से जीरो हो जाए, तो ये संभावनाएं नहीं है। बात आप समझ पाए होंगे। तो अब आ जाती हैं आपकी इक्वेशंस और उनका डेरिवेशन। आपके कोर्स में इनका जो डेरिवेशंस है इक्वेशन ऑफ मोशंस का, ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट से भी है और कैलकुलस वाले ट्रीटमेंट से भी है। तो हम दोनों ट्रीटमेंट से इनका डेरिवेशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशंस हैं तभी वैलिड होती हैं जब ए हमारा कांस्टेंट हो। जब ए हमारा जीरो होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हो। ठीक, ए जब कांस्टेंट होता है तो ये इक्वेशंस लगाते हो, और ए जब कांस्टेंट नहीं होता तो आप कैलकुलस यूज करते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस। बात समझ गए ना, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट। तो हो कुछ भी सकता है, उसको आप रोक थोड़ी सकते हो, हम स्टडी कर रहे हैं उसकी। तो अगर एक्सेलरेशन शून्य है तो आज तक जो पढ़ाई की थी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बढ़िया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशंस वैलिड हैं जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में जहां तक, और कैसे निकलेंगी वो भी देख लेंगे, वहां भी शायद निकाली थी। और अगर एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए कुछ बातें और समझते हैं, फिर इसको डेराइव भी कर लेंगे फटाफट। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोल रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब एक तरफ वेलोसिटी है और एक तरफ आपका टाइम है। टाइम के साथ देखिए वेलोसिटी पैरेलल इस एक्सेस के, यानी समय बढ़ने के साथ आपका वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी जितनी उतनी बनी हुई है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी वो बनाए हुए है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी वेलोसिटी सेम है, यानी चेंज नहीं हो रही है। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमको मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ये जो एरिया निकालोगे यहां पर, ये एरिया क्या देगा? दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान रहे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट देगा, किसी और ग्राफ में मत निकाल देना, वहां डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब आगे की बात करते हैं बेटा। यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ और बातें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, यहां पर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यहां पर एक्सीलरेशन कितना आ गया था? शून्य आ गया था, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी हर जगह। यहां वेलोसिटी सेम नहीं है, यहां वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये यहां पर क्या मिल जाता है? स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। अगर वेरिएबल होगा तो भी डायग्राम दिखाएंगे, वहां पर कर्व आ जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है? इसकी स्लोप के बराबर। तो स्लोप निकालने के लिए देखिए लिखा है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। ये स्लोप का मतलब tan थीटा, ये थीटा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया QR और बेस हो गया PR। ये QR हो गया V2 माइनस V1 और ये डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल विच इज एक्सेलरेशन A। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। और ये किसका है कहानी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कहानी है। अब डेरिवेशन कर लेते हैं अपने इक्वेशंस का। तो यहां पर देखिए क्या है? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब यहां पर अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि यहां पर ए बी है। ठीक, ये क्या स्लोप हुआ, ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि डी बी अपॉन ए डी, स्लोप यही होगा। तो डी बी अपॉन ए बी। अब ये डी बी को तो डी बी रहने दिया, ए बी को ये इसी ओ ई के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है नीचे वाला, ओ ई लिख दिया बेटा। अब देखिए डीबी को, ये डीबी कैसे निकलेगा, यहां से बीई में से या ईबी में से डीई घटा दीजिए। तो मैंने यहां से क्या किया, ईबी में से ईडी घटा दिया, और ओई की वैल्यू तो ओई लिखने दी। अब ईबी कितना था, यहां देखिए ई से बी तक की ये वेलोसिटी यहां वी थी, तो दैट इज वी। फिर ईडी कितना था, दैट इज यू, यहां वेलोसिटी यू है। और ओई कितना है, ओई मतलब जीरो से समय शुरू किए हो तो टाइम टी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या लिख सकते हो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन ग्राफिकल ट्रीटमेंट से आपने प्रूफ कर दी है। मैं हटता हूं, नोट कीजिए, अगली इक्वेशन भी प्रूफ करता हूं। तो ये बेटा आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला प्रूफ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये नोट कर पाए होंगे। अगला आ जाइए, अगली इक्वेशन हम लोग इससे प्रूफ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पीछे वाले पार्ट से हमने क्या देख लिया था, फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने प्रूफ की है कि a की वैल्यू कितनी थी, db अपॉन एडी, db अपॉन एडी, और ये वैल्यू थी यहां पर db और ad का मतलब t, यानी db की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसको a इंटू टी लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ये ट्रेपेजियम है। ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल में इसको आप बदल सकते हैं, वरना सीधे भी यूज कर सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया। मैं इसको तोड़ के कर रहा हूं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी ई, और ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए डी बी। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों जोड़ के लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहा, ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ बेस इंटू हाइट डी बी इंटू ए डी। तो ये देखिए यहां पर लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका बेस इंटू हाइट, एरिया जैसे निकालते हैं सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। अब ओ ए की बात करें तो ओ ए कितना है, दैट इज यू, और ओ ई कितना है, तो ओ ई इज टी, ओ ई हाफ डीबी। तो ये डीबी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर देखिए आप, तो डीबी हो जाएगा ऊपर से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डीबी की वैल्यू हम लिख देते हैं 80, और एडी, तो ये रहा आपका एडी, एडी का मतलब हो गया आपका टाइम। तो ये वैल्यू हो गई यूटी, ये कहां से आया है, फ्रॉम 1, 1 मतलब ये यूटी प्लस हाफ
AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप डेराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अभी तीसरी इक्वेशन बची है, वो भी करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर तीसरी इक्वेशन में करके आपको दिखाता हूं। तो मेरे ख्याल से आप ये नोट कर पाए होंगे। अगली थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। आइए, ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड का प्रोसेस। शुरू करते हैं नंबर 3 इक्वेशन के लिए। तो यहां पर पहले लिखते हैं ट्रेपेजियन वाले मेथड से एरिया निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE, ये एरिया निकाल रहे हैं, यही डिस्प्लेसमेंट हमारा पूरा हो जाता है। तो इसका ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ EB प्लस OA इंटू OE। आप जानते हैं हाफ EB पैरेलल साइड का सम OA और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यही होता है, पैरेलल साइड का सम और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहां पर मैंने लिख दिया है। तो इसको लिख दीजिए, हाफ EB को EB लिखा रहने दिया और इस OA को मैंने DE लिख दिया है, या ED लिख दो, इंटू OE। ठीक, अब एक्सेलेरेशन जो था, एक्सेलेरेशन का था A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ, जो लाइन यहां पर है AB लाइन। तो A की वैल्यू क्या हो गई बेटा, DB स्लोप, DB अपॉन AD। DB वही जो पहले किया था और ये रहा AD। अब DB को तोड़ के लिख दोगे, EB माइनस ED अपॉन AD का मतलब हो गया OE के बराबर। अब यहां से अगर मैं OE निकालूं तो EB माइनस ED अपॉन A लिख सकता हूं। अब इस वाले को यहां से पकड़िए, जो इक्वेशन हमारी S वाली थी, ये S जो थी, तो इसको हमने पकड़ा, S इज इक्वल टू हाफ EB प्लस ED इंटू OE का जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पर OE ये लिखा हुआ, इस OE को यहां पुट कर देते हैं। तो EB माइनस ED अपॉन A, ये देखिए A प्लस B A माइनस B है, तो लिख दोगे 1 अपॉन 2A EB स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर। कोई भी समस्या नहीं है। 1 अपॉन 2A, ये EB स्क्वायर है, तो EB का मतलब है ये वेलोसिटी V दे रखी है, तो V स्क्वायर, ये ED का स्क्वायर है, तो ED ये दे रखा है, दैट इज U, तो ये रहा U स्क्वायर। तो ये वैल्यू A बराबर, ये यहां पर S था, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, और ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप प्रूव कर पाए हैं। आप कैलकुलस वाले मेथड से भी अभी मैं कराऊंगा, वो भी आज जानना आपको जरूरी है। मैं हट जाता हूं और इसको आप झट से पॉज करके नोट डाउन बेटा कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ एक छोटी सी बात और जान लीजिए कि यहां पर जो इक्वेशंस लिखी थी, जैसे मैंने लिखी थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आप जानते भी हैं। कई जगह LX यूज करते हैं, इसकी जगह U की जगह V नॉट भी यूज करते हैं। मैं लिख ही दूं इसको, कई लोग V नॉट T प्लस हाफ AT स्क्वायर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट कह दिया। मान लीजिए शुरू में ही कुछ डिस्प्लेसमेंट है, एट T टाइम इज इक्वल टू 0 पर ही इनिशियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो उस समय आपकी ये जो इक्वेशन होगी ये क्या हो जाएगी, x बराबर x नॉट, क्योंकि शुरू में ही था, प्लस V नॉट T प्लस हाफ AT स्क्वायर। बात समझ पाए हो ना।
हमने जो पीछे इक्वेशन निकाली है वो t बराबर 0 पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है तो यहीं से हमने नापना शुरू किया है, लेकिन मान लीजिए कोई पीछे से आ रही है, यहां पहुंच गई है, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है, अब t बराबर 0 यहां से घड़ी चालू की है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी कुछ हो चुका है ना, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, तो t बराबर घड़ी यहां से स्टार्ट की है, तो इतना डिस्टेंस पहले अगर वो कवर कर चुकी है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें आप वो डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे। और इसी तरह जो v स्क्वायर वाली बात होती है, जिसे आप u स्क्वायर करके लिखते हैं, तो वहां पर भी u स्क्वायर प्लस 2as जो लिखते हैं, उसकी जगह v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s की जगह x माइनस एक्स नॉट भी लिख पाएंगे, क्योंकि पहले अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ है तो v स्क्वायर को इसकी जगह v नॉट का स्क्वायर भी लिखते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा बोला है, जिससे आप इसको पकड़ के रखिए। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। बात पकड़ में आई होगी कि शुरुआती दौर में ही अगर x नॉट है तो उसको आपको शामिल करना होगा, जैसे आप बातों को कर सकें। ये बात आप सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग कैलकुलस के मेथड से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल 2.2 लिखा था आपने और कहा है ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, और ये आपको आनी चाहिए और एनसीईआरटी में दे रखी है। तो शुरू करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए बाय डेफिनेशन हम एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt कहते हैं। अब हम एक तरफ तो dv कर लेंगे, दूसरे को a इंटू dt कर देंगे। ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। dt को a के साथ और dv को अकेले छोड़ दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाएंगे अभी। अब मान लीजिए टाइम 0 पर, यहां t बराबर 0 लिख रहा हूं, 0 पर उसका कुछ वेलोसिटी रहा हो इनिशियल विच इज v नॉट, और t बराबर टाइम पर उसका वेलोसिटी पहुंच गया है v, तो ये लिमिट लगा दी t बराबर 0 पर v नॉट वेलोसिटी, या u लिख दीजिए आप, और t बराबर t पर इसकी फाइनल वेलोसिटी विच इज v। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहां आ जाएगा v, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट रखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलस आपने उम्मीद कर रहा हूं पढ़ा होगा। a कांस्टेंट था तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो नहीं जाता बाहर, यहां है तो एक्सेलरेशन बाहर चला गया। t बराबर 0 और t बराबर t, ये रहा dt। यहां पे पहले v रखेंगे, फिर v माइनस वी नॉट, a आ गया, और t की ऐसे ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे। तो यहां देखिए v माइनस वी नॉट, और यहां पहले t बराबर t रखेंगे। साफ दिख रहा है क्या? ये मुझे हटाना पड़ेगा। t बराबर t, तो यहां पर आ जाएगा at, और यहां से आप देख पाए इक्वेशन क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at या v नॉट प्लस at। ये पहली इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई कैलकुलस मेथड से। ये इक्वेशन हेंस प्रूव्ड। अब दूसरी इक्वेशन भी मैं साइड में कर दूंगा। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आइए इक्वेशन नंबर 2 को भी देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो सेकंड वाले की तरफ चले तो हमने पहली वाले का सहारा ले लीजिए, मेरे ख्याल से तो इसको लिख देंगे। खैर ये तो प्रूव हो गई थी। फर्दर हम जानते हैं, वी नो दैट कि वेलोसिटी का मामला रहता है dx बाई dt से। अब यहां पर लिखना हो तो हम dx बराबर v dt लिख देंगे। अब फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। पहले में भी ऐसे लिख सकते थे, प्रॉपर लिमिट्स। ठीक, तो यहां पर आपने इसको इंटीग्रेट किया dx, यहां इंटीग्रेट किया v dt। जब टाइम था t बराबर 0 तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x नॉट था, और t बराबर जब आपका t टाइम हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हो गया। अब यहां पर
आप x आ जाएगा, इसका लोअर अपर लिमिट x नॉट x लिख दीजिए। ये वेलोसिटी को इससे हम लिख देंगे v नॉट प्लस ए टी, इसका सहारा लेके। तो t बराबर 0, t बराबर t, और ये वैल्यू हो गई v नॉट प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1। आप समझ पाए बढ़िया तरीके से। आइए इसको, ये तो वैल्यू हो गई, देखिए x माइनस एक्स नॉट, यहां देखिए v नॉट है, तो v नॉट को आप अलग से इंटीग्रेट करेंगे जैसा आप इंटीग्रेशन में सीखे हुए हैं, t बराबर 0, t बराबर t तक, और फिर यहां इंटीग्रेट करेंगे t बराबर 0 से t बराबर t तक, ए टी डी टी। x माइनस एक्स नॉट, यहां पर देखिए v नॉट कांस्टेंट था तो बाहर चला गया है, लिमिट लगा दीजिए, मैं 0 टू t लिख दे रहा हूं, आप t बराबर 0 से t बराबर t भी लिख सकते हैं, 0 टू t भी लिख सकते हैं। और यहां पर भी आ जाइए, a कांस्टेंट था बाहर चला गया, 0 से t, t डी टी। तो x माइनस एक्स नॉट, ये t आ जाएगा, v नॉट t 0 से t प्लस a और t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू t, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, जगह नहीं बची है। और बहुत ही आराम से आप देखें तो ये वैल्यू हो गई x माइनस एक्स नॉट, यहां आ जाएगा v नॉट t, और यहां आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से अगर s या x की वैल्यू लिखेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी या वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैलकुलस से आप दूसरा इक्वेशन प्रूफ कर पाए। इसको नोट कर लें, फिर मैं तीसरा इक्वेशन दिखाता हूं, वहां थोड़ा सा तिकड़म लगा देंगे हम लोग, काम बन जाएगा। तो ये कैलकुलस के मेथड से आप प्रूफ कर पा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग अगली बातचीत करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। खैर ये नोट कर पाए होंगे उम्मीद कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और सब दुरुस्त है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी तीसरी इक्वेशन करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए कार्यक्रम। इक्वेशन नंबर 3, वहां पर हम जानते हैं वी कैन राइट, हम एक्सेलेरेशन को क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। इसी में थोड़ा तोड़फोड़ कर देते हैं, इसको dv कर देते हैं dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई। आप भी ये लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और dv dx बाई dt को क्या लिख सकते हो, v। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं v पहले और फिर dv अपॉन dx, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए v dv लिख दीजिए और a के साथ आ गया dx, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट कर दीजिए v से dv और a से dx। अब लिमिट लगा देते हैं, x के कॉन्टेक्स्ट में लिमिट लगती है, वहां टाइम था तो टाइम लिख रहे थे, यहां डिस्प्लेसमेंट है, मान लो शुरू में डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, बाद में डिस्प्लेसमेंट x बन जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट था उस समय वेलोसिटी थी इसकी u या v नॉट, और जब x हुआ तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब ये वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2 का, और लिमिट लगा दीजिए v नॉट v, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बाहर चला गया और केवल कुछ नहीं बचा, तो x आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद x नॉट x। यहां वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a x माइनस एक्स नॉट। देखिए तो यहां से v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये इक्वेशन आप मेथड ऑफ कैलकुलस से या इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, आगे की चर्चा में फिर बढ़ाऊंगा तो नोट कर पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल की बात करते हैं। जो जब भी कोई बॉडी केवल
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में फॉल करती है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, और कोई चीज ना लग रही हो, एयर रेजिस्टेंस भी ना लग रहा हो, तो ऐसे फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल। समझ रहे हैं ना, कोई भी बॉडी गिरा रहे हैं और केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो फॉल कर रही है, तो उस समय उसको बोलते हैं फ्री फॉल। स्मॉल जी होता है प्रेजेंट, लेकिन एयर रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं। तो यही बात लिखी, इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। इन केस ऑफ फ्री फॉल जी इज टेकन पॉजिटिव, इन केस ऑफ फ्री फॉल जी को पॉजिटिव ले रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस मानेंगे तो जी हमेशा आप निगेटिव भी ले सकते हैं। फ्री फॉल में तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये हम नहीं एप्लीकेशन लेते, मतलब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी द इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे हो सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। ये सिंपल बात इन्होंने लिखी है कि कोई भी बॉडी अगर आप गिरा रहे हैं यहां से, तो आप इसको v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से निकाल सकते हैं जब गिर रही है बॉडी तो। और एक्सेस मानेंगे तो अगर ऊपर को प्लस मानते हैं तो जी को निगेटिव मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी हम दिखाएंगे आपको कि अगर ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस मानी है, इसको आप प्लस लेके चल रहे हैं, तो जी को हमेशा क्या कंसीडर कर लेंगे, निगेटिव। तो कई बच्चे ऐसे ही पढ़े रहते हैं तो उनको लगता है ये गलत बताया जा रहा है। आप समझिए दोनों का फर्क, दोनों एक ही चीज है। अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को मान रहे हैं, इसको प्लस तो जी को माइनस, और अगर आपने ड्रॉप करते वक्त ही इसको प्लस ले लिया नीचे वाले हिस्से को, तो ये प्लस है तो जी भी प्लस है, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हैं। तो अगर इससे ले रहे हैं तो दोनों निगेटिव ले लीजिए, और अगर इसी को पॉजिटिव मान ले तो दोनों पॉजिटिव मान लीजिए। बात समझ में आ रही होगी। तो ये अलग चीज नहीं है कि मान लीजिए आपके टीचर ने पढ़ाया है कि भाई जी हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो कर रहे हैं आप, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि बॉडी गिर रही है, गिरते वक्त हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, कोई रुकावट तो है नहीं, तो v को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, g को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सब कहानी आपके कंसिडरेशन की है अंडर द फिजिक्स रूल, जो लॉ बनाए गए जिससे चीजें वैसी ही निकलें। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरह s इज इक्वल टू, ये s को ऐसे आप पॉजिटिव पकड़ के रखे हैं अगर, तो जी को पॉजिटिव ले लीजिए, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह वाली इक्वेशन बन गई, कोई समस्या नहीं। और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मानेंगे तो इस तरीके से करेंगे, जो अगले सवाल में हम करके दिखाएंगे आपको। अगला सवाल फिर एग्जांपल है एनसीईआरटी का। तो बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अगर ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमने बनाई है, ये मान लीजिए मल्टी स्टोरेज हमारी बिल्डिंग है, यहां से हम किसी बॉडी को फॉल थ्रो कर रहे हैं, ए पॉइंट लेते हैं, ऐसे फेंका, वेलोसिटी उसकी दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, वो 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है। इसकी इस टॉवर की हाइट जो है वो आपकी 25 मीटर है, ये क्वेश्चन में बोला है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल ऊपर कितना जाएगी, अभी निकालते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है। एक तो ये पूछा है कि कितना ऊपर तक जाएगी आप भेजोगे, तो मान लो यहां बी तक जाती है, यहां रुक जाती है एक क्षण के लिए, ऐसे जाएगी, ठीक। फिर यहां जाने के बाद यहां से ये टपकेगी नीचे ऐसे, और वो गिरते गिरते किधर आएगी, जमीन पर, यहां पर। तो ये अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस हमारा कितनी हाइट तक गई है। तो इसके लिए क्या लगा सकते हो, यही लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्या लग, v इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस यहां ट्रीट कर लेते हैं, मतलब ओरिजिन कहां मान रहे हो ऐसे समझ लो आप। ये ओरिजिन, ये x और ये ऊपर वाला y। तो जब आप ऊपर फेंके हो तो v को प्लस ले लिया है,
u को, मतलब u कितना कंसीडर कर लिया है, +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन किधर हो जाएगा, अब हमने इस साइड को प्लस माना है तो एक्सेलेरेशन तो ऐसे लगता है, विच इज माइनस में, उल्टा लग रहा है इसका, इसलिए g को माइनस ले लो, -g, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक क्षण के लिए b पर जाके ये रुक जाएगी। ये हमारी कहानी समझ गई। और हम लगाएंगे क्या, v = u² + 2s, टाइम तो पता नहीं है हमको, तो लगाते हैं v² = u² + 2as। और s के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को ले लीजिए यहां से यहां तक, ये ले लीजिए y बेटा, ये y डिस्टेंस हो गई। और शुरुआत वाली 25 मीटर क्या है, विच इज y0। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y - y0। और ये कितना है, दिस इज y0। बात उम्मीद है आप सारी फिगर्स को समझ पाए होंगे अच्छे से। तो 2as, s की जगह क्या हो गई, इतना डिस्टेंस ऊपर गया, y - y0। ये देखिए यहां पर वैल्यू रख दी, तो v हो गया था, देखिए यहां पर 0, u हमको पता था 20 मीटर का स्क्वायर, यहां g माइनस में रखा है तो +2 - 10, और y - y0 जो कि वैल्यू है कितनी, वो हम निकालेंगे, y - y0। तो यहां से y - y0 कितना आ गया, इसको इधर ले गए तो ये 400/20, तो यहां से वैल्यू आ गई 20 मीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया 20 मीटर, देखिए आंसर फर्स्ट। अब दूसरे सवाल को, दूसरे पार्ट को हम लोग दो मेथड से करेंगे। एनसीईआरटी में भी दो मेथड बताएं, इसलिए कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। एक हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाने वाला समय निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक आने वाला समय निकालेंगे। ये पॉइंट सी ले लो, तो A to B एंड B to C, इन दोनों समय को जोड़ देंगे। बात पकड़ में आई होगी आपको। ये यहां पर एक्सेलेरेशन था जो -g के बराबर था, जो आप पकड़ पाए होंगे। -g का मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा हम लोग करेंगे जो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, तो दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो एक टुकड़ा तो यहीं कर देते हैं, या अगले में करें, फिगर नहीं दिखेगी वहां आपको। चलिए दो मेथड लगाते हैं, अगले में ही करते हैं, जैसे भसड़ ना मचे। तो सेकंड बी वाला कर रहे हैं 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1, ब्रेकिंग द पाथ ए बी, और फिर हम बात कर रहे हैं एंड बी टू सी, जो मैंने आपको समझाया था, यहां से यहां तक जाना और बी से फिर सी तक आना, यही पॉइंट बी है। ए से बी जाने में कितना वक्त लगेगा, टाइम ए से बी जाने में। तो बच्चों यहां पे पाथ हमने ब्रेक कर लिया और इक्वेशन लगा रहे हैं v = u + at। देखिए टॉप पर जब पहुंचा होगा यहां से, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 0, और शुरुआत की वेलोसिटी थी 20, जो फेंकी गई वेलोसिटी है, क्वेश्चन में गिवन है 20। तो यहां पर हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 कर दी, शुरू में 20 दिए, एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है तो -10, और टाइम ले लीजिए t1 लगा, तो टाइम यहां से कितना निकला, 2 सेकेंड। ये हम t1 निकालिए किसकी जर्नी के लिए, फॉर ए बी। अब बात करते हैं फॉर बी सी। तो BC के लिए देखिए क्या सिचुएशन है, BC के लिए सारी चीज यहीं से नाप रहे हैं, ओरिजिन ये लिए हुए। तो यहां पे शुरुआती डिस्टेंस कितना था, देखिए ये था आपका, हाइट निकाल चुके हैं 20 अब, तो ये 20 मीटर है, ये 25 है, तो ये यहां से यहां तक 45 मीटर है। और शुरुआत में जब यहां से गिरा रहे हो तो वेलोसिटी नीचे 0 है, और बात का जो हिसाब बनेगा वो निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं,
y इज इक्वल टू वाई नॉट, पहले से डिस्टेंस थी 45 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y अंत में कितनी हुई? 0, क्योंकि जमीन पर पहुंच गया है। देखिए पहुंचेगा जमीन पर, यहां से y 0 रख दी। y नॉट कितना है? 45, 20 प्लस 25। शुरुआत में u था 0, तो टाइम का कोई मतलब नहीं रहा, ये t2 लिख दो। और हाफ लिखा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, और ये रहा t2 का स्क्वायर। तो यहां से आप निकालेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी निकल आएगी? यू विल गेट 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या रहा? ऊपर जाके नीचे आने तक t1 प्लस t2 विच इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एक तो देखिए ये तरीका है जो आप कन्वेंशनली सोच लेते हैं। दूसरे में क्या है कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन जो लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम बना हुआ है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसका डायरेक्शन, हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो हम लोग सीधे का मतलब इस पाथ की ब्रेकिंग नहीं करेंगे। मेथड नंबर 2 लिखता हूं, मेथड नंबर 2, इसलिए कि आप ज्यादा अच्छा समझ पाए। हम क्या करेंगे, ये इसी ओरिजिन से हम देखेंगे कि पहले बॉडी कितना था, 25 मीटर पे था, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा देंगे और आंसर निकल आएगा। तो चलिए मेथड लगाते हैं दूसरा, लिखते हैं s या y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब y जो था अंत में, तो देखिए यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, y नॉट कितनी आ गई? 25 मीटर। u कितना आ गया यहां पर, और फाइनल y कितना है? 0। u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t हमें पता नहीं है। यहां पर देख लेते हैं फिगर में एक बार। देखिए फिगर में क्या है, ये यहां से आप मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 25 मीटर। तो y नॉट 25 अंत में कहां आया है? यहां से फेंकने के बाद यहीं पहुंच गया है, तो अंत में y कितनी हो गई? 0। शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, वही वैल्यू हमने यहां पर मेंशन कर दी है। देखिए शुरुआत में y नॉट 25, y 0 फाइनली, u 20 और a की वैल्यू -10 मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे उतना ही आंसर निकालेगा। तो y रख दिया यहां पे 0, देखो बेटा ये 25 है, प्लस ut की बात की जाए तो ut कितना हो गया? 20 इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ, इसका वाला हाफ आ गया 80, और ये रहा आपका स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक है, ऑन सॉल्विंग आप इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। वी विल गेट t बराबर 5 सेकेंड। ये देखिए यहां पे सीधे आंसर आ गया। तो जब भी ऐसे सवाल को लगाएं जहां एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा हो, सीधे आप कोऑर्डिनेट्स मानकर सवाल को लगा सकते हैं, ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ये इस मेथड ब्रेक करके करने में तो आपको सहूलियत लगती है, क्योंकि ये थोड़ा नयापन लिए रहता है, इसको आप करने से थोड़ा बचते हैं। आप बचिएगा नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में खड़ा कर देगा, समय बचा देगा। सीख लीजिएगा। खैर आप सीखेंगे जरूर, आगे की चर्चा जारी रखते हैं, और आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अगली बात को लेके आगे चलते हैं। कुछ ग्राफ्स हैं आपके सामने। देखिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर ग्राफ्स, पहला ग्राफ देखिए ए क्या है? वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन विद टाइम। ये टाइम के साथ एक्सेलेरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए समय इधर है और एक्सेलेरेशन इधर, ये 9.8 माइनस में चला जा रहा है नीचे की तरफ। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी देखिए निगेटिव, क्योंकि नीचे जा रही है वेलोसिटी, तो ये निगेटिव बढ़ती हुई चली जाएगी। वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेम है इसलिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ऐसे आपको स्लोप मिल गया
किसके बीच में? वीटी ग्राफ में। और वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी की बात कर रहे हैं, ये स्लोप ही तो है। अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही है। ये तीन ग्राफ आपके काम के एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको पता होने चाहिए। अगली बात और देखते हैं, यहां पर कुछ बातें और लिखी हैं, देखते हैं। 2.6 एग्जांपल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको एकदम से ब्रेक लगाया, थोड़ा डिस्टेंस लगा उसको रुकने में, उसे बोल रहे हैं ये स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी। कितनी वेलोसिटी है इनिशियली और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या, इस पे डिपेंड करता है। और डी एक्सेलेरेशन, वही मतलब ब्रेक कितना तगड़ा आप मार रहे हैं, इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और ए। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, ये u लिखते हैं तो u स्क्वायर प्लस 2ax। अब इस फॉर्मूले की अगर हम फाइनली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, फाइनली v बराबर 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर मैं x निकालने की कोशिश करूं या s निकालने की कोशिश करूं तो ये 0 हो गया, v नॉट का स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन को आप रोकना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, -2ax। तो जो डिस्टेंस आ रहा होगा आपके पास ds की बात करूं वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर। अगर मैं ये माइनस ना रखूं यहां पर, आपको एक्सेलेरेशन तो लगाना ही पड़ेगा, तो x की वैल्यू या स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो वैल्यू है -v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ये वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि यहां पे जब आप रिटार्डेशन लगाएंगे तो माइनस में रखेंगे तो प्लस आ जाएगा ये। तो अगर मैं शुरू में a की वैल्यू माइनस रख देता तो x की वैल्यू प्लस आती, मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि एनसीईआरटी में माइनस में है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो a की वैल्यू निगेटिव रखते हो, रिटार्डेशन ही तो देते हो, तो रिटार्डेशन का मतलब है a निगेटिव, तो निगेटिव रखते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। इतना आपको अब यहां पे क्या दिख रहा है हमको, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो v नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक यूनिट लेते हो v नॉट, तो ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक्सेलेरेशन ब्रेकिंग कैपेसिटी वही रखी तो ये साहब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो। अगर इसको हम डबल कर दें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, विच इज 4 टाइम्स वी नॉट स्क्वायर। देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और इनिशियल स्पीड अगर 3 कर दोगे तो 9 टाइम्स डिस्टेंस लग जाएगी। ये देख रहे हैं आप कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 9 गुना, 1 से 4 गुना, 4 से 9 गुना। और ये रोड सेफ्टी में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी बोलते हैं कि स्पीड लिमिट यहाँ की 40 है किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड लिमिट यहाँ की 60 किलोमीटर पर सेकंड है, वहां ये बात इंजीनियर्स ध्यान रखते हैं कि कोई ब्रेक अगर लगाएगा तो उसको रुकने में कितना डिस्टेंस चाहिए, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उस लहजे से बनाया गया सवाल है। और एक और लहजा अगले सवाल में, इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको जोड़ने की कोशिश करता है। अब यहां पर अगली बात, इस सवाल में भी कुछ वही रिएक्शन टाइम की बात की गई है। रिएक्शन टाइम का मतलब है किसी चीज को व्हीकल चला रहे हैं, एकदम से मान लीजिए सामने हिंदुस्तान में कुत्ता आ गया तो आपने ब्रेक मारी, तो आपका देखना और उतने झटके में आपको ब्रेक मारना, वो रिएक्शन टाइम हो गया। क्रिकेट में आपने तुरंत बॉल आई और झट से आपने छक्का मारा या शॉट मारी, तो वो रिएक्शन टाइम है कि कितनी देर में आप उसको भांप लेते हैं कि मुझे हिट करना 6 के लिए या प्लेड कर देना, रोक देना है। उतना जो सेकंड्स आता है वो आपके दिमाग में प्रोसेस होता है। तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बंदा एक्शन ले रहा है वो कितनी तेजी से ले सकता है। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट। तो यही पूरी रामायण यहां लिखी है। एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि अगर आप रिएक्शन टाइम अपना मेजर करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त के हाथ में एक स्केल पकड़ा दें, खुद ये स्केल पकड़ ले,
ऐसे गैप करते हुए जीरो के आसपास, और छोड़े वो स्केल और गप से आप पकड़िए तो स्केल नीचे खसकेगी ना, तो कितना डिस्टेंस आप खसके हैं इससे आप अपना रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहे हैं। जैसे ये स्केल है, अब आप खुद ना पकड़े वरना तो आपको मालूम है कब छोड़ रहे हैं। दोस्त ने ऐसे छोड़ा और आपने ऐसे पकड़ा, तो देखिए इतना आगे चले गए हम। ऐसे दोस्त ने कहा छोड़ो भाई, उसने छोड़ा, आपने ऐसे पकड़ा तो इतना डिस्टेंस चले गए। इस डिस्टेंस को नाप कर फिर से वो शायद कैमरे के नीचे चला गया था, ऐसे ये देखिए ऐसे पकड़ने में ये डिस्टेंस चले गए, तो वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। उसी की इन्होंने बातचीत यहां पर की है। तो क्या बात की है, देखिए पूरी कहानी लिखी है और बोला है कि आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर इन ए पर्टिकुलर केस डी वॉज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए किसी केस में डी 21 सेंटीमीटर मिल गया है, तो एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम। अगर आपने किया 21 सेंटीमीटर आया तो डी का रिएक्शन टाइम बताइए। तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, देखिए तो रिएक्शन टाइम के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं। तो u प्लस 80 में आपको d नहीं मिलेगा, s वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। शुरुआत में u आपका 0 था, एक्सेलेरेशन माइनस g के बराबर था, तो यहां से आपने s आपने निकाल लिया या निकाल लेंगे अभी, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वैल्यू रख के। तो टाइम कितना लगा, रिएक्शन टाइम अंडर रूट 2s अपॉन जी, इतना सेकेंड। इस केस में वैल्यू आई थी कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो 21 मीटर अपॉन 9.8 कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकेंड का रिएक्शन टाइम आपको मिला यहां पर। इस केस के हिसाब से आप समझ गए रिएक्शन टाइम झट से। और क्रिकेट विकेट में तो बहुत तगड़ा रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। जब क्रिकेटरों की उम्र बढ़ने लगती है तो वो इसीलिए कहते हैं कि मेरे रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए हैं, मतलब जितने झट से बॉल आती है तुरंत मैं हिट नहीं कर पाता। तो वो 36, 37, 38 की उम्र में आते आते उनको लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेना है, अच्छी परफॉर्मेंस है तब भी, क्योंकि वो अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं, रिफ्लेक्सेस पहले से कमजोर हो गए। तो ये यहां पर ये बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ ग्राफ हैं 10-15, उसके मैं दर्शन करा देता हूं जिससे आपकी बात काफी पुख्ता हो जाए। वो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, आपको दिमाग में आ जाए इसलिए। देखिए बात शुरू करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए है, टाइम बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ में एक पैरेलल लाइन मिलेगी। हमेशा ग्राफ को जब समझिएगा तो y और x एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट्स है इसका ध्यान रखिएगा। पोजीशन टाइम, अगली बात देखिए यहां पर दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ में ही है, ये पोजीशन टाइम में एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव द वेलोसिटी। इसका जब स्लोप निकालेंगे tan थीटा तो ये आपको बता देगा वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे आपसे बातचीत हो चुकी थी, पर किसी भी थीटा लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। इतनी बात इससे पकड़नी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप निकालने का मतलब वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अगली बात कि पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर मोशन है तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला। समझ रहे, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन टाइम में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलके ऐसे मिलेगा, और ये कैसा फिगर रहेगा, पैराबोला का। और इसका आप dx बाई dt निकालेंगे तो इंस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, इसका ये मतलब रहने वाला है यहाँ। अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। ये हम देख चुके थे, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो ये स्टेशनरी वाली बात है, रुकी रहेगी। आगे बेटा, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ये स्लोप फिक्स मिल जाएगा आपको, स्ट्रेट लाइन। ये क्या बता रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस सेम रूप से वेरी कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड यहां पे मैंने लिखा है, इस पे ध्यान रखिएगा कौन सा ग्राफ किसका है। अगली बात देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन फिगर रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड स्पीडिंग अप मोशन बिकॉज द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद टाइम।
इस पॉइंट का स्लोप लेंगे तो देखिए थीटा ये मिला, यहां को लेंगे तो ये थीटा बढ़ गया है, थीटा 1 थीटा 2। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड अप हो रहा है, स्पीडिंग अप, एक्सेलेरेटेड मोशन हो गया, ये स्पीड बढ़ती जा रही है। इस केस में स्लोप घट रहा है, तो स्लोप अगर घट रहा है तो स्पीड डाउन हो रही है, स्लोप घटता हुआ दिख रहा है, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये यहां पर स्लोप घट रहा है, स्पीड कम हो रही है। अगला ग्राफ आता है, यहां पर सीधे स्ट्रेट लाइन है जो पॉसिबल नहीं, किसी भी टाइम पर आपका डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं हो सकता, ये इस तरीके से भाई किसी भी टाइम पर डिस्टेंस कहां है, ये सीधा चला जा रहा है लाइन, तो कोई ऐसा थोड़ी होगा किसी टाइम पर डिस्टेंस इंफिनिटी मिल जाए, ऐसी संभावना नहीं है। अगला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपने देखा था कि टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, और यहां दिखा रहे हैं कि टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल या इनकरेक्ट ग्राफ है। अगला ग्राफ, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर दो डिस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है, एक बार कोई डिस्टेंस ले लिया है तो दोबारा वो नहीं ले पाएगा, उससे बढ़ के ही मिलेगा, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगली बात देखते हैं, यहां पर फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, तो स्टेशनरी बॉडी के लिए ऐसे लाइन आपको मिल जाएगी, ए बी इंडिकेट जीरो वेलोसिटी। दूसरी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ओ ए इंक्लाइन टू टर्न एक्सिस, इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलेरेशन। हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई पे क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, पहले डिस्टेंस था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो एक्सेलेरेशन यहां पर जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन इज जीरो, v कांस्टेंट, और यहां पर आपने देखा वेलोसिटी आपकी जीरो है। ये इस ग्राफ का मीनिंग है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो यहां देखिए द डिस्प्लेसमेंट कर्व ओ ए रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी या एक्सेलेरेटेड मोशन, ये एक्सेलेरेटेड मोशन है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी डी एक्सेलेरेशन है, यहां एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, यहां एक्सेलेरेशन निगेटिव है, v घट रहा है। इस तरह से ग्राफ कुछ जैसे कि आप बातों को ज्यादा बेहतर समझ सकें। अगला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, निगेटिव स्लोप, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, निगेटिव स्लोप है। इसका क्या मतलब है, बॉडी रिटर्न बैक कर रही है, इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, हम यहां पर खड़े हैं, कोई बॉडी बी यहां पर थी, कोई सर्टेन डिस्प्लेसमेंट था, अगर ये घटेगा तो ये बॉडी वापस हो रही होगी ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, वही ये दिखा रहा है कि बॉडी इज रिटर्निंग बैक। इस केस में क्या है कि बॉडी बी की तरफ रिटर्न कर रही थी, फिर बी को क्रॉस करके निगेटिव डायरेक्शन में चली गई है। मतलब यहां पर अगर ओ ए है, ये ओ ए मान लीजिए, ये B है और इस तरफ C है, तो पहले B से A की तरफ आ रहा था बॉडी, फिर यहां तक पहुंचा तो देखिए जीरो हो गया, फिर ये उसकी उल्टी दिशा में A से C की तरफ जाने लगा, तो बॉडी इज रिटर्निंग फ्रॉम B टू A एंड क्रॉसिंग द A टूवर्ड्स C इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इसका मतलब हुआ ग्राफ का। तो ये ग्राफ थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ लेंगे तो काफी फायदा करेंगे आपको, या आपकी चीजों को सरल कर देंगे। अगला देखिए, यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, द जीरो स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट जीरो एक्सेलेरेशन। ये यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन बेटा यहां पर जीरो है। यहां पर आ जाइए, यहां पर आपको देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, तो ग्रेटर इज द स्लोप एक्सेलेरेशन विल बी हाइयर। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे, जितना स्लोप बढ़ाएंगे उतना एक्सेलेरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगली बात,
द स्टार्ट लाइन वीटी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, यहां पर देखिए ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। द बॉडी एज एन इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इसके पास यू इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही थी, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चला है। तो ये इस तरह से ग्राफ हो तो समझ जाइए इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी। सेकेंड ग्राफ में greater changes in velocity are taking place in equal intervals of time, so the VT graph bending upward represent increasing acceleration। velocity time graph में इस तरह का ग्राफ अगर है तो ये increasing acceleration है। ये कई सारे मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, शांति से रोक रोक के देख लीजिएगा, जैसे थोड़ा अंदाजा मिल जाए, अंदाजा मिला रहेगा तो अच्छे से कर पाएंगे। ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हो गया, ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है। यहां पर देखिए क्या है, यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलेरेशन। ये नीचे यूनिफॉर्म है और क्योंकि स्लोप 90 से ज्यादा है तो निगेटिव, यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सेलेरेशन। अगली बात देखिए, यहां लिखा है इन द फिगर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। यहां पर देखिए शुरू में जैसे किसी बॉडी को आप फेंकते हैं ना शुरू में, तो u वेलोसिटी देते हैं, u दे दी आपने, और धीरे देखिए देखिए u घटती जा रही है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेटा u कम होगी, एक पॉइंट आएगा याला जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फिर ये नीचे गिरेगा तो ये वेलोसिटियां बढ़ना शुरू कर दी है निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी को फेंका गया है, फिर ये ड्रॉप हो रही है। इस तरह से इसका ये मतलब है कि बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया है, उसके बाद ये डिक्रीज करनी शुरू कर दी है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए क्या है कि द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ये देखिए जो एरिया निकलेगा 1 2 3 का, अगर इसको विथ साइन आप जोड़ेंगे प्लस माइनस के साथ, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3, और तीनों को एब्सोल्यूट वैल्यूज जोड़ देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट साइन, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। वीटी ग्राफ में एरिया जो रिप्रेजेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो अगर सारी चीज आप विथ साइन जोड़ रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन जोड़ रहे हैं तो नेट डिस्टेंस, ये इसका मतलब हो गया। अगली बात देखते हैं, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्ट ऊपर की गई जैसे पीछे देखा था, लेकिन ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का, वो ग्राफ था वेलोसिटी टाइम का, ध्यान रखना, ये वेलोसिटी टाइम था ग्राफ। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ये, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है तो ये भी प्रोजेक्टेड अपवर्ड ही है। यहां तक यू आपने स्पीड दी, वहां यू 0 तो नहीं लिख दिया था मैंने, नहीं, तो u कोई स्पीड आपने दी है जिससे ये धीरे धीरे कम हुई और फाइनली यहां 0 हो गई, फिर ये गिरना शुरू हुई, लेकिन क्योंकि साइन से यहां मतलब नहीं है तो फिर स्पीड यहां बढ़ने लगी। तो बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ये कभी कदार पूछ लेते हैं तो आप पकड़ के रखिए, स्पीड टाइम है तो ये, और वेलोसिटी टाइम है तो पीछे वाला, क्योंकि उसमें प्लस माइनस दोनों होता है। अब फॉर ए बॉल ड्रॉप्ड, ड्रॉप करने में अगर स्पीड टाइम है तो शुरू में ऐसे गिराएंगे, शुरुआती वेलोसिटी यहां 0 थी, फिर ये यहां पर बहुत तेज मिल जाएगी, और तेज, काफी तेज वेलोसिटी हो गई। जब टकराया और टकरा के फिर उछलेगा तो उछलने का नहीं है, धीरे धीरे वेलोसिटी देखिए कम होती जा रही है, किसी टॉप पर पहुंचेगी तो कम हो जाएगी, टिप्पा खा के ऊपर आई है। ये सिचुएशन यहां की है जो बॉल आप ड्रॉप कराए हैं, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगली बात एक दो और देख लेते हैं। ये देखिए, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का है, तो यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। यहां पर क्या है, देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन देखिए एक पर्टिकुलर स्लोप से यहां बदल रहा है, और
ये रहा आपका फाइनल ग्राफ जो बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अगर इसके एरिया को आप जोड़ते हैं विथ साइन तो ये चेंज इन वेलोसिटी आपको बता देगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफी अच्छे सेंस में गया होगा। पीछे मैंने 10-15 ग्राफ भी दिखाए कि जब आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। शांति से इन ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो आप फिजिक्स बहुत आसान भाषा में आप सीखें, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट बेटा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आया होगा तब तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका पीडीएफ लेने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।